हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एक नई यूनिट जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, या इसे हिंदी में हम बोलते हैं रासायनिक गतिकी। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स की ये यूनिट है, ये यूनिट हो सकता है अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपने 12th में भी पढ़ के आए हो, तो ये यूनिट आपने 12th में भी पढ़ी होगी। ये यूनिट आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़नी है, और यही यूनिट आपको एमएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर रहेगा वहां पर भी पढ़नी है। केमिकल डायनामिक्स के नाम से वहां पर आपको पढ़नी है। तो इस यूनिट के बार बार रिपीट होने का क्या कारण है, यानी कि कुछ ना कुछ तो इस यूनिट का इंपॉर्टेंस होगा। दूसरी यूनिट के कंपेयर में इस यूनिट का जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा होगा, या इस यूनिट में जो टॉपिक्स रहेंगे उन टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, उन टॉपिक्स के जो बेनिफिट्स रहेंगे आपको केमिस्ट्री को समझने में वो बेनिफिट ज्यादा होंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस यूनिट का जो मायना रहेगा वो कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, तभी ये यूनिट हमें बार बार सिलेबस में रिपीट हो रही है। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के लिए चैनल पे आए हो तो इस यूनिट को बड़े ध्यान से अभी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये यूनिट आपको बीएससी में भी पढ़नी है। अगर आप बीएससी करेंगे तो बीएससी में भी पढ़नी रहेगी, अगर आप एमएससी करेंगे तो एमएससी में भी पढ़नी रहेगी। और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और आप 12th में ये यूनिट पढ़ के आए हैं और आपको कुछ इस यूनिट के बेसिक पता है, और अगर आप बहुत बेसिक नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप बोरियत फील हो तो आप लेक्चर को 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इस यूनिट को पढ़ने से हमें क्या फायदे होंगे, इस यूनिट को समझने के बाद में हमें कौन सी चीजें समझना आसान हो जाएगा, उसकी बात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो आप जस्ट अभी 2-3 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बातें बोलने वाला हूं उनको ध्यान से सुनिएगा कि आखिर में केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, आखिर में ये यूनिट पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसकी बात हम अभी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो जो हम केमिस्ट्री में जनरली क्या पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कोई भी हम कंपाउंड लेते हैं, क्योंकि हम अभी तक जो हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा वहां पे भी हमने क्या किया था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है उस मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच में बॉन्ड होते हैं, और उन बॉन्ड के फॉर्मेशन से ही नए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। यानी कि एटम्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और फर्दर वही मॉलिक्यूल्स दूसरे किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके एक नया तीसरा मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं। यही चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल इंटरचेंज ही पढ़ते हैं ना, कि एक मॉलिक्यूल्स था, उस मॉलिक्यूल्स में कुछ एटम्स अरेंज थे और उन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग थी, वहां से हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं और नया बॉन्ड फॉर्मेशंस कर लेते हैं और नया मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाता है, नया प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाता है। तो ये जो इस मॉलिक्यूल्स को जिससे आपने डिसोसिएट करा, जिसके बॉन्ड को आपने तोड़ा है, उससे लगा करके एक नया प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ, उसके बीच का में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। उसी को तो केमिकल रिएक्शंस हम बोलते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शंस को होने में एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप मिलाते हैं और इंस्टेंट आपको एक इंस्टेंट में, एक सेकंड में या मिली सेकंड में ही नया प्रोडक्ट मिल जाता है। जबकि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनको आपने मिला दिया, कुछ टाइम लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा लगता है, और वो रिएक्शंस होती है और नया प्रोडक्ट आपको फॉर्म मिल जाता है, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जबकि कुछ केमिकल रिएक्शंस हो सकता है ऐसी भी हो जिनमें आपने रिएक्टेंट मिला दिए और उस रिएक्शन को होने में काफी टाइम लग गया, कुछ महीने लग गए, हो सकता है कुछ साल लग गए। तो वो डिपेंड करता है कि उस केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है, अब केमिकल रिएक्शंस की रेट क्या होती है उसकी भी बात हम आपको बताएंगे इस लेक्चर में कि केमिकल रिएक्शंस की रेट क्या होती है। तो उस केमिकल रिएक्शंस के होने की जो गति है, गति समझिए आपकी, उस केमिकल रिएक्शंस में हमने रिएक्टेंट मिलाए और वो रिएक्टेंट्स बड़ी आसानी से धीरे धीरे करके मिल रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। और ये जो नया प्रोडक्ट आपको फॉर्म हुआ है, इस नए प्रोडक्ट का धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और ये जो रिएक्टेंट आपने लिए थे इनका कंसंट्रेशन समय के साथ धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है उस रिएक्शंस के रेट के अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस कुछ नहीं होता, सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, तो ये जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, इन रिएक्टेंट का समय के साथ में कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा। इन समय के साथ में इन रिएक्टेंट्स की जो क्वांटिटी आपने ली थी वो डिक्रीज करती जाएगी, और समय के साथ में ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, इसकी क्वांटिटी है क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो टाइम के साथ में रिएक्टेंट की क्वांटिटी में या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो गिरावट आई है, जो डिक्रीमेंट आया है, उसी डिक्रीमेंट को या उसी गिरावट को हम क्या कहेंगे, उस केमिकल रिएक्शंस की रेट कहेंगे। या हम इसे यूं भी बोल सकते हैं कि टाइम के साथ में या टाइम के करेस्पॉन्डिंग
किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशंस के दौरान उस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस में जो इंक्रीमेंट आया है टाइम के साथ, या उस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस या उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जो इंक्रीमेंट आया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो बढ़ी है समय के साथ में, उसी क्वांटिटी के बढ़ने की जो दर रहेगी, उसी क्वांटिटी के बढ़ने की जो रेट रहेगी, उसी रेट को हम क्या कहेंगे, उस केमिकल रिएक्शंस की रेट कहेंगे या उसी केमिकल रिएक्शंस की वेलोसिटी कहेंगे। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस की वेलोसिटी होती है, ये जो केमिकल रिएक्शंस की रेट होती है, ये किस पर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स को बढ़ाने से या कौन से फैक्टर्स के आ जाने से ये जो केमिकल रिएक्शंस की गति थी, जो वेलोसिटी थी, ये इंक्रीज कर जाती है, कौन से फैक्टर से ये डिक्रीज कर जाती है। उन तमाम फैक्टर्स की बात हम इस यूनिट में करने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स केमिकल रिएक्शन को अफेक्टेड करेंगे, कौन से फैक्टर्स केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे, कौन से फैक्टर्स केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर देंगे। और इस यूनिट में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अरहेनियस इक्वेशन, और हम पढ़ेंगे इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अरहेनियस इक्वेशन क्या होती है, ये जैसे जैसे आप लेक्चर्स देखते जाएंगे उसमें आप समझते जाएंगे। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। और इस लेक्चर में आज सबसे पहले जो अगर हम बात करेंगे वो हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, RXN लिख रहे हैं हम रिएक्शंस को। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, तो अभी हमने आपको समझाया कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशंस लिखना चाहें तो लिख लीजिए, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसके कंसंट्रेशंस में चेंज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का चेंज होगा, तो किसी का भी एक कंसंट्रेशन से आप मेजरमेंट कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, या तो आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विथ टाइम। यानी कि किसी भी रिएक्शंस में जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस में जो चेंज आता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, या कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ, उसी चेंज को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस बोलेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां से रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल्स टू change of concentrations of reactant कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं इस ब्रैकेट में विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, चेंज विथ टाइम, टाइम को लिखते हैं हम टी से, या इसे हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, टाइम के करस्पॉन्डिंग, या टाइम के साथ में जो चेंज आएगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, उसे हम बोलेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट बोलेंगे, या किसी भी केमिकल रिएक्शंस की वेलोसिटी बोलेंगे। अब ये जो चेंज आ रहा है, चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज को हम लिख सकते हैं dx। अब x यहाँ पे क्या होता है, x होता है जो भी क्वांटिटी आपकी चेंज हो रही है, या तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी चेंज हो रही है या प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी चेंज हो रही है, जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, उसे हम लिख सकते हैं, x लिख रहे हैं यहाँ पे, और d यानी कि जो स्मॉल चेंज आ रहा है उसे हम लिखते हैं dx से, और आप लिख दीजिए यहाँ पे dt, यानी कि जो आपका टाइम में चेंज आ रहा है वो, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, dx बाय dt लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। अगर यहाँ पे आपका रिएक्टेंट में चेंज आ रहा है तो इसे आप लिख दीजिए d, रिएक्टेंट लिख दीजिए अपॉन d, t आपका टाइम तो सेम रहेगा, या आप लिख सकते हैं d प्रोडक्ट अपॉन में आप लिख दीजिए डी टी। तो इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शंस को।
अब बात आती है कि जो केमिकल रिएक्शन से जो चेंज आ रहा है, ये जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस में चेंज आ रहा है और जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस में चेंज आ रहा है, इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से भी दर्शाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस भी लगाते हैं। यानी कि जब भी हम रिएक्टेंट का चेंज लिखेंगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज लिखेंगे, तो वहां हम हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे उसके पहले, और जब भी हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखेंगे, चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, वहां पे हम हमेशा पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि समय के साथ में या टाइम के साथ में ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, ये चेंज नेगेटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि समय के साथ में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, जबकि ये जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ये टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, इसे अगर हम एक ग्राफ के द्वारा दर्शाएं तो वो ग्राफ किस तरह से बनेगा, उसकी अगर हम बात करें, किसके करेस्पॉन्डिंग में वो ग्राफ हम बना के देखते हैं यहाँ पे, तो वो ग्राफ हम बना लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन के चेंज में, और हम बना लेते हैं वो टाइम के करेस्पॉन्डिंग। यानी कि एक ग्राफ हम यहाँ पे बना के चलते हैं, ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं, ये ग्राफ हम बनाते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि dx और dt के करस्पॉन्डिंग ये हम अगर ग्राफ बनाएं, तो जो चेंज इन रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट की जो इनिशियल ये टाइम 0 t0 पर यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये जो रिएक्टेंट का इस टाइम t0 पर जो कंसंट्रेशन रहेगा वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि जितना भी आपने कंसंट्रेशन लिया था जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तब आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो 0 था, रिएक्टेंट ही था ना टोटल। तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह का ग्राफ रहेगा आपका रिएक्टेंट के लिए, जबकि प्रोडक्ट का ग्राफ आपका किस तरह से दिखेगा, प्रोडक्ट का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो कर्व रहेगा, ये कर्व रहेगा प्रोडक्ट के, जबकि ये जो कर्व रहेगा, ये कर्व रहेगा रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए। यानी कि इस ग्राफ से आप समझ सकते हो कि टाइम के करेस्पॉन्डिंग, टाइम के चेंज के साथ में जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन था वो बढ़ता जा रहा है, जबकि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, और एक समय के बाद में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम और आगे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, बहुत बेसिक एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, और इन दोनों के रिएक्शंस करने से हमें एक प्रोडक्ट फॉर्म मिल रहे हैं जिसमें हमें सी और डी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो टाइम के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा कि जो ये कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट ए का जो कंसंट्रेशन है उसमें और रिएक्टेंट बी का जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट आएगा, और केमिकल रिएक्शंस जैसे जैसे अकर करती जाएगी, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं आपके सी और डी, उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर इस रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखें, यानी कि dx/dt अगर हम लिखें इस रिएक्शंस के लिए, तो टाइम के साथ में रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा टाइम के करस्पॉन्डिंग में, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल ए अपॉन डेल टी, और ये रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट ए का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के करस्पॉन्डिंग डिक्रीज करता जा रहा है। इसी तरह हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट बी के लिए भी, चेंज इन कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट बी डेल बी अपॉन डेल टी। इसी तरह हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट सी के लिए डेल सी अपॉन डेल टी, और ये डेल सी चूंकि प्रोडक्ट है इसलिए इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, जबकि हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी के लिए डेल डी अपॉन डेल टी, और ये भी हम पॉजिटिव साइन यहाँ पे यूज करेंगे। यानी कि हम यहाँ से, आप इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो हमने टर्म लिखा इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है और उस केमिकल रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, उनमें से अगर आपको किसी भी एक प्रोडक्ट या किसी भी एक रिएक्टेंट की रेट या टाइम के साथ में चेंज अगर पता चल जाए, तो क्या आप उस रिएक्शंस का पूरा चेंज या उस रिएक्शंस का रेट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो चीज़ क्या है कि डिफरेंट स्टाइकियोमेट्री वाली जो रिएक्शन होती है, डिफरेंट
स्टाइकियोमेट्री वाली जो रिएक्शन होती है, डिफरेंट स्टाइकियोमेट्री वाली जो रिएक्शन होती है, अब डिफरेंट स्टाइकियोमेट्री से क्या मतलब होता है, देखो कि ये तो हमने एक सिंपल रिएक्शन लिखी जिसमें हर एक रिएक्टेंट का एक एक मोल डिसोसिएट हो रहा था, एक एक मोल डिक्रीज हो रहा था और एक एक मोल फॉर्म हो रहा था, या एक एक ही मोल इसमें पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन डिफरेंट स्टाइकियोमेट्री का क्या मतलब होता है, मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें एक मोल ए है प्लस 2 मोल बी है और इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें मान लो आपको 3 मोल सी फॉर्म हो रहा है, तो ये डिफरेंट स्टाइकियोमेट्री वाली रिएक्शन है, यानी कि इसके जो स्टाइकियोमेट्री के जो आंकड़े हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए ये जो हम इक्वल रिएक्शंस लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि डेल ए के जो कंसंट्रेशन में चेंज आया, जो ये स्टाइकियोमेट्री के जो भी आंकड़े लिखे हुए, जो भी रेशियो लिखे हुए हैं, इन्हें आपको जस्ट अपोजिट कर देना है, यानी कि इक्वल करने के लिए हमें इन्हें जस्ट अपोजिट कर देना है, यानी कि डेल बी अपॉन डेल टी को आपको क्या लिख देना है, 1/2 लिख देना है, क्योंकि 1/2 कर देना है, 2 के बटे में आपको दो को आपको बटे में लिख देना है या इसे अपॉन में लिख देना है। इसी तरह से आपको सी के कंसंट्रेशन अगर आप लिख रहे हो या सी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आप अगर लिख रहे हो तो 1/3 वो हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइकियोमेट्री के लिए कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं इक्वल रिएक्शंस करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, डिफरेंट स्टाइकियोमेट्री को बैलेंस किस तरह से किया जाता है, इक्वल इक्वेशन किस तरह से किया जाता है, कि जो स्टाइकियोमेट्री के जो आंकड़े रहेंगे, जो भी आपको लिखे रहेगी सामने जो क्वांटिटी रहेगी मोल की, उन्हें आपको जस्ट अपोजिट कर देना है, उन्हें आपको अपॉन में लिख देना है 1 के, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें रेट कांस्टेंट की, कि रेट कांस्टेंट किस तरह से लिखा जाता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। अच्छा एक काम करते हैं, हम पहले रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट लिख लेते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शंस किस तरह से हम लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी हो सकता है या प्रोडक्ट का भी हो सकता है, अपॉन में क्या लिखते हैं, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट हो सकता है आपको यहाँ पे दिखे ना, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं यहाँ की, चलिए दिख जाएगा आपको। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल पर लीटर हम लिखते हैं, जबकि चेंज इन टाइम को हम क्या लिखते हैं, टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में। तो जो ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस की जो यूनिट हो जाएगी वो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट। तो रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट हमने निकाल ली। इसके बाद में अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की। तो चलिए पहले इसे रफ कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की। तो अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें ए एक रिएक्टेंट है और पी उससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और इनिशियल जब टाइम टी जीरो था, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब मान लो हमने ए के कितने मोल लिए थे, मान लो ए के हमने एक्स मोल लिए थे, या ए के मान लो हम ए मोल ले लेते हैं, ए मोल हमने ए के लिए थे, उस समय पे हमारे प्रोडक्ट के कितने मोल फॉर्म होंगे, 0 मोल फॉर्म हुए होंगे, या 0 हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो एक टाइम के बाद में मान लो T1 टाइम पर हमारा जो रिएक्टेंट के हमने ए मोल लिए थे वो ए मोल डिक्रीज कर जाते हैं, और उनसे एक्स मोल डिक्रीज होकर एक्स मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। मान लो उस टाइम के बाद में एक्स मोल हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो इस कंडीशंस में या इस स्थिति पर हमारे जो ए रिएक्टेंट हमने लिए थे उसका कितने मोल बचेंगे, वो मोल हमारे पास बचेंगे ए माइनस एक्स, क्योंकि ए में से एक्स ही डिक्रीज हुआ होगा तभी तो एक्स फॉर्म हुआ है, एक्स तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो इस रिएक्शंस के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखें, यानी कि dx बाय dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा a माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि इस रिएक्शंस की जो रेट रहेगी वो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ये क्या है, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। और जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है dx बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k
ए माइनस एक्स। और ये जो प्रोपोर्शनली का साइन हटाने पर ये जो कांस्टेंट आया, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम। तो ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो भी बातें करी है वो बहुत ही बेसिक बातें थी केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है और ये जो केमिकल रिएक्शंस की रेट है, इस रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, या जो केमिकल रिएक्शंस की जो रेट हो रही है उस रेट को अफेक्टेड करते हैं। उन फैक्टर्स की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।